उधर बुला के उसे भिजवाएं। पेज 445। एक डेफिनेशन है सिमिलर सप्लाई। सिमिलर सप्लाई का मतलब होता है मिलती जुलती सप्लाई। अब बातें बाद में कर लीजिएगा, क्लास शुरू हो चुकी है। सिमिलर सप्लाई, मिलती जुलती सप्लाई। अब मिसाल के तौर पे ये दो मार्कर हैं, एक ब्लैक और एक रेड। ये मार्कर सेम सप्लाई नहीं है, सेम सेल, हाँ, लेकिन ये सिमिलर जरूर है, सिमिलर जरूर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए चार बातें पाई जाना जरूरी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों लिखते हैं। क्वांटिटी, ये भी एक है, ये भी एक है। कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इनमें रॉ मटेरियल एक ही तरह का यूज हुआ है, बस रंग का फर्क है। तो अगर कभी मार्केट में रेड वाला मार्कर शॉर्ट हो जाए, अगर कभी मार्केट में, किधर के बाल, अगर कभी मार्केट में रेड वाला मार्कर शॉर्ट हो जाए, तो ऐसी सूरत में ब्लैक वाला मार्कर की जो प्राइस है वही रेड वाले मार्कर की प्राइस ले ली जाएगी। ये पढ़ा था कल। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। कहते हैं चीजों की ओपन मार्केट, इधर ओपन मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहा हूं। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस ऑफ गुड मींस, यहां गुड्स से मुराद रेड मार्कर है। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू रेड मार्कर मींस एनी अदर सप्लाई, अदर गुड्स, अदर गुड्स से मुराद इधर ब्लैक है। तो सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू रेड मार्कर मींस ब्लैक मार्कर। सिमिलर सप्लाई उसको तो पढ़ने दो, हाँ, हाईलाइटर उससे मांग रहे हैं, क्लास से पहले मांगना था, उसका क्या कसूर है कि उसे चीज समझ नहीं आ रही। अब्दुल्ला उधर बैठे हैं, ठीक है, मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाऊंगा, बस इंश्योर करने को बोले ना, और कोई किसी को समझाए ना। सिमिलर सप्लाई, मैं क्लास से पहले भी 20 मिनट में उधर ही होता हूँ, क्लास के बाद भी 15-20 मिनट उधर ही होता हूँ, तो जो समझ रहा हूँ मेरे से आगे समझा करें, बजाय के साथ वाले से समझे। सिमिलर सप्लाई इन रिलेशन टू ओपन मार्केट प्राइस मींस रेड मार्कर की अगर सिमिलर सप्लाई है तो वो ब्लैक मार्कर है। विच क्लोजली, ये दोनों क्लोजली तकरीबन 100% और सब्सटेंशियली 90%, विच क्लोजली और सब्सटेंशियली रिजेंबल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, क्वांटिटी सेम है, कंपोनेंट सेम है, ऑफ अफोर मेंशन गुड्स। अफोर मेंशन गुड्स से मुराद मतलब है ऑलरेडी मेंशन्ड, ऑलरेडी मेंशन्ड, ऑलरेडी मेंशन्ड यहां रेड मार्कर है, यानी ब्लैक मार्कर शुड रिजेंबल द रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर शुड रिजेंबल द रेड मार्कर। ओके, सेकंड लास्ट रो में बनवा लें जगह। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये सप्लाई चेन नोट कर लें। सप्लाई चेन, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर, रिटेलर एंड कस्टमर, that is called as supply की चेन। जैसे किसी जगह धुआं हो जाए और आपको फौरन बाहर निकलने की हाजत महसूस हो, तो इसी तरह आप जो है वो धुंध में आ जाएगा कॉलेज। इंपोर्टर चीजें इंपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करके मैन्युफैक्चरर को बेचेगा, मैन्युफैक्चरर चीजें बनाएगा और मैन्युफैक्चरर चीजें बनाकर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, जो दुकानदार होते हैं जहां पे हम जाते हैं, और दुकानदार हमें बेचेगा। ये जो होलसेलर या डीलर होता है, इसका ये काम होता है बल्क क्वांटिटी पे चीजें लेना। होलसेलर या डीलर मैन्युफैक्चरर से 100 पंखे उठा लेगा, 100 पंखे लेकर 20 इस रिटेलर को बेचेगा, 20 किसी और रिटेलर को, 20 किसी और रिटेलर को। तो होलसेलर वो लोग होते हैं या डीलर वो लोग होते हैं
जिनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, तो ये गोदाम में चीज़ें रख के रिटेलर को आगे बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरर 400-500 चीज़ें इनको बेच देता है, ये फिर आगे 50-50, 60-60 करके रिटेलर्स को बेच रहे होते हैं, क्योंकि रिटेलर के पास इतना बड़ा गोदाम नहीं होता, उसकी तो छोटी सी दुकान होती है, आप खड़े हो जाए तो जगह खत्म हो जाती है, और अगर आपके साथ वाला खड़ा हो जाए फिर तो चलने की जगह नहीं। सप्लाई चेन मीन्स a series of transactions between the buyers and sellers from the stage of first purchase or import to the stage of final supply। तो पहली दफा चीजें खरीद के आखिरी दफा चीजें बेचने तक के सारा प्रोसेस, that is called as supply chain। stage of final supply to customer, फाइनल सप्लाई होगी कस्टमर को। ओके, कल हमने पढ़ी थी डेफिनेशन मैन्युफैक्चर की, यानी चीजें बनाना, और आज हम डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरर की, चीजें बनाने वाला। अल्लाह अकबर, इतनी लेट भी कोई आ सकता है। उधर भी धड़ाधड़ बच्चे आ रहे हैं, इधर भी धड़ाधड़ बच्चे आ रहे हैं, और हमने धड़ाधड़ पढ़ाई शुरू की हुई है। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मीन्स, कल छोटा सा टेस्ट होगा, आपको बताया था आधे घंटे का, नॉर्मल शेड्यूल के मुताबिक नहीं है, तो बस फिर उसमें एओपी का एक न्यूमेरिकल होगा। कुछ लोग जुम्मे से पहले दे देंगे, कुछ जुम्मे के बाद दे देंगे, कोई असर के बाद दे देंगे, तो मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं, लेकिन देखे तो माशाल्लाह सारे ही जाते हैं टेस्ट। ये बहुत अच्छी बात आप लोगों में, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। ओके जी, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर मीन, पहले 4 न्यूमेरिकल करने लिए एओपी की, जान ले लिया आपने एओपी की। मैन्युफैक्चरर वो बंदा होता है, चलें बातें होगी आपस में, आप इधर देख लें, ये आप लोग सिर्फ बोलते नहीं है, पूरी क्लास का टाइम ज़ाया करते हैं। मैन्युफैक्चरर इज अ पर्सन जो इंगेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। स्टूडेंट वो है जो क्लास ले रहा है, चाहे बैठ के ले, चाहे लेट के ले, चाहे खड़े होके ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्लास ले। इसी तरह इधर क्या लिखा हुआ है, चाहे वो बंदा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग के साथ कुछ और भी कर रहा हो, कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, बस मैन्युफैक्चरर है तो काफी है। तो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना, और नॉट का मतलब ये है कि एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग ना करना। जैसे होंडा कार्स हैं, वो एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वो सिटी और सिविक बना के बेच रहे हैं और होंडा एकॉर्ड इंपोर्ट करके बेच रहे हैं, तो इसलिए होंडा कार्स वाले सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, इसके साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के साथ कुछ और भी मिला लो, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। जैसे टीचर को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठ के क्लास लो, लेट के क्लास लो, खड़े हुए क्लास लो, जमीन पे बैठ के क्लास लो, छत पे बैठ के क्लास लो। तो आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग पूरा दिन करो, चाहे कभी कभी करो, चाहे आप जो है वो जब दिल चाहे तब करो, कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, यू विल स्टिल बी कॉल्ड एज। एक और बात में वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, चाहे मोबाइल पे कैलकुलेशन करो, चाहे उंगलियों पे कैलकुलेशन करो, कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेदर द रॉ मटेरियल इज ओन्ड बाय हिम और नॉट। कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपने रॉ मटेरियल पे काम करो या किसी के रॉ मटेरियल पे काम करो, इट डजंट मैटर। अब जे डॉट वाले हैं, वो कपड़े बेचते हैं, बैठे हैं, फिर हम क्लास शुरू करें और लेट आया करें। जे डॉट वाले कपड़े बेचते हैं, भाई आप भी चले जाओ, इनको खड़े करो, थोड़ी देर के लिए खड़े कर दो, अब जो पीछे देखने लगे ना खड़े कर दिया करो। अब जे डॉट वाले कपड़े बेचते हैं, वो हमारे से रॉ मटेरियल नहीं लेते, उनका रॉ मटेरियल भी अपना होता है जिसपे काम कर रहे हैं। लेकिन जो दर्जी जिसके पास आप सूट लेके जाते हैं अपना, कि ये मुझे अनस्टिच्ड सूट फुफो ने दिया है, तो वो दर्जी के पास जब आप सूट लेके जाते हैं अपना, तो फिर वो आपके रॉ मटेरियल पे काम कर रहा होता है। तो हैं तो दोनों ही दर्जी, जे डॉट वाले भी दर्जी हैं, हमारे वाला दर्जी भी दर्जी है। तो जो बंदा भी चीजें बना के बेच रहा हो, चाहे अपना रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे किसी के रॉ मटेरियल पर इस्तेमाल कर रहा है, इफ ही इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग ही इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। चरर चरर ओके, नेक्स्ट, एंड शैल इंक्लूड, और इसमें यह भी शामिल है, अ पर्सन हु एंगेजेस हु बाय एनी प्रोसेस असेंबल मेक्स कट डाइल्यूट बॉटल पैकेजेस रीपैकेजेस, वही कल वाली बात। ये बड़ा अच्छा करते हैं आप लोग घर जाके ना, ये इस तरह मिक्सेस का डाइल्यूट बॉटल पैकेजेस, ये बड़ा अच्छा है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर बी, इस तरह को 6 हो तो 5 पॉइंट तो पेपर में आप लिख ही आते हैं। फिर पॉइंट बी, अल्लाहु अकबर, हाउ डेयर ही कम इन क्लास व्हाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। चढ़ती हुई बस पे सवार होने वाले ये लोग हैं। ओके, अच्छा मोहतरम, अगली बात, एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसको एक जिम्मेदारी लगा दी जाए, असाइनमेंट दे दी जाए। जीएफसी फैंस वाले कहते हैं कि जी हम पंखे बनाते हैं,
लेकिन हम लिक्विडेट हो गए हैं और हमने बैंक लोन में डिफॉल्ट कर दिया, अब हम बैंक लोन वापस नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट एक बंदे को जिम्मेदारी लगाएगी। मिसाल के तौर पे कोई शरीफ बंदा पकड़ लेंगे, इंजमामुल हक साहब को पकड़ लिया, रमीज राजा साहब को पकड़ लिया, चलो भाई आप ऐसा करें, आप जाएं और आप जाके इनके बिजनेस के एसेट्स बेचें, आपको आपके काम की फीस दे देंगे और आप इनके बिजनेस के एसेट्स बेच के बिजली के बिल वगैरह, क्रेडिटर्स को पेमेंट्स वगैरह करें, बाकी को पैसे बचें तो ओनर्स में भी बांट दें। तो ये जो सारा काम है जिसे वाइंड अप करना कहते हैं, ये वाइंड अप करने का काम कंपनी को अगर कोई बंदा करे तो उसे कहते हैं लिक्विडेटर या असाइनी, क्योंकि उसे असाइनमेंट दी गई है। असाइनर यहां गवर्नमेंट होती है काम देने वाली, और असाइनी वो बंदा होता है जो ये काम करे। अब माना कि ये रमीज राजा का बिजनेस नहीं है जीएफसी फैन बनाना, लेकिन उसे एक जिम्मेदारी दे दी गई, इसलिए आर्जी तौर पे जब तक वो किसी की एसेट बेच रहा है तो उसको भी थोड़ी देर के लिए क्या कह दें, मैन्युफैक्चरर। ये होता कौन है? ये एक ऐसा बंदा होता है वो डिस्पोजेस ऑफ द एसेट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर के एसेट्स को क्या करता है, बेचता है। इन एनी लॉ कैपेसिटी, ये कैपेसिटी इसको किसने दी है, ये पावर इसको किसने दी है? ये रमीज राजा उसकी बेगम ने पावर दी है? नहीं, ये रमीज राजा को पावर दी है लॉ ने। इस बंदे के मुश्किल से नाम है दो, एक नाम इसका लिक्विडेटर है, ग्रीन में तो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी ना, एक नाम इसका लिक्विडेटर है, एक नाम इसका अजीब सा है असाइनी इन बैंक करप्सी, यानी अगर कोई बंदा बैंक करप्ट हो रहा हो तो इसको असाइनमेंट दे दी जाएगी। तो ये दो नाम, भाई उधर जगह नहीं है, इनको जगह देना बैठने की, हाइब्रिड वाला जरा थोड़ा दिल खुला करें, इनको जगह दे बैठने की, देर आए ना दुरुस्त आए। असाइनी इन बैंकरप्सी और लिक्विडेटर। आप खड़े हो, आपने कोई सवाल पूछना? ठीक है, खड़े रहो। चले जी आगे, पॉइंट सी। शेख रशीद साहब आजाद कश्मीर पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि यहां मुझे गोरमे कोला की बोतल नहीं मिली, तो गोरमे वालों से कहा कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग राइट दे दें, मैं गोरमे कोला वहां बनाऊं। तो गोरमे ने इनको मैन्युफैक्चरिंग राइट दे दिया या पेटेंट नाम दे दिया कि तुम वहां बनाओ। अब चाहे ये बोतलें बनाना शुरू करें ना करें, जिस दिन इनको राइट मिला उस दिन से ही इन्हें कहा जाएगा मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का इरादा इन्होंने कर लिया। और जब तक ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। जब करना शुरू कर देंगे तब तो ऑब्वियसली, क्योंकि पहले तो लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, मुलाजमीन को रखेंगे, इसी के अंदर कोई 1-2 साल लग जाने हैं, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर बिकॉज ही इज ओनिंग अ राइट। वो एक राइट ओन कर रहा है बोतलें बनाने का। तो जो बंदा राइट ओन कर दे मैन्युफैक्चरिंग का लेकिन मैन्युफैक्चरिंग शुरू ना करे, ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज any person who owns right for manufacturing of goods. Any person who owns right for manufacturing of goods. Whether or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा चीजें बेच भी रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना चीजें बेच भी रहा हो। ये बार बार आप देख रहे होंगे वेदर और नॉट, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट लगा हुआ है। तो ये वेदर और नॉट वही होता है जो आप दोस्त को कह रहे होते हैं, और तुम आओ ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो क्लास लेनी लेनी है, और तुम टेस्ट दो ना, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो टेस्ट देना ही देना। वेदर और नॉट, वेदर और नॉट को जरा अपनी अंग्रेजी में लेके आया आज के बाद। वेदर और नॉट यू गिव टेस्ट, आई विल गिव टेस्ट। वेदर और नॉट यू विल टेक टी और नॉट, आई विल टेक टी। ये वेदर और नॉट कई दफा हम जिंदगी में बोल रहे होते हैं। तो वेदर और नॉट देयर इज धुंधर नॉट, आई विल कम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीजें बना के बेचे भी, बस जब चीजें बना के बेचने का पावर ले ली तब से आपको क्या कहा जाएगा, मैन्युफैक्चरर। अ पर्सन हु ओन्स राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या a person who uses any right of manufacturing. Whether or not, घर में आपने बार बार ऐसे बोलना है whether or not, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी कि वो चीजें बेचे ना बेचे। क्या हो गया बेटा? नहीं, अम्मी से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो चीजें बेचे ना बेचे, इट डजंट मैटर, ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर। इसको सी हो गया। लेकिन अगर, झुको मत, खड़े रहो सीधे, दोबारा से टेक ना लगाओ। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये कह दे कि मैंने सेल्स टैक्स में रिफंड लेना है, मैंने सेल्स टैक्स में क्या लेना है, रिफंड लेना है, ठीक ना लगाओ। कोई बंदा ऐसा कहते कि मैंने सेल्स टैक्स में क्या लेना है, रिफंड, तो रिफंड लेने के लिए, ये मैं तकरीबन दूसरी हाइब्रिड क्लास में पहुंच गया हूं, खुदा के लिए मत बोलें, थोड़ा सा दूर हूं। अब्दुल्ला मैं नजर आ रहा हूं, ये मैं ही नजर आ रहा हूं, तो प्लीज खुदा के लिए, मुस्कुरा के देख रहे हैं साथ वाले को, हाथ होगी, प्लीज मत बोले। अच्छा आप खड़े रहें। Whether or not you will make excuse or not, okay. अगर एक बंदा
रिफंड लेना चाहे, जैसे इनकम टैक्स में पेएबल टू गवर्नमेंट की जगह कई दफा आ जाता था रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर कोई बंदा रिफंड लेना चाहे तो उसके लिए एक शर्त है कि उसकी अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर वो किराए की फैक्ट्री के अंदर अपना कारोबार कर रहा है तो वो रिफंड लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स में बात भी आएगी हमारे सामने कि अगर कोई बंदा रिफंड लेना चाहे तो सिर्फ वो बंदा मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा जो ये साबित कर दे कि उसकी अपनी फैक्ट्री है। लेकिन अगर साबित ना कर पाए कि मेरी फैक्ट्री है तो फिर उसको रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, ये कौन होते हैं मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर? जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा हो और साथ एक्सपोर्ट भी कर रहा हो। जी, जो किराए की फैक्ट्री में काम कर रहा है उसको शायद इनकम टैक्स वाले, सेल्स टैक्स वाले रिफंड ना दें, लेकिन जो अपनी फैक्ट्री में कर रहा है उसको देंगे। नाम यूज करना मसला नहीं, बस बिल्डिंग अपनी होनी चाहिए। अगले सफे पे आए। हश पपीज, ये डॉग के बेटे को कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, पपीज मैं पूछ रहा हूं, डॉगी के बेटे को कहते हैं? ओके, वेदर और नॉट बेटा और बेटी, डेट इज पपीज। ओके, आप खड़े हुए? खड़े हैं, अजीब सा हाल पूछते हो। अच्छा बैठ जाओ, अब तो यकीन नहीं आ रहा आपको। हश पपीज वाले के लिए दो प्राइसेस रेलिवेंट है, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस। वो हजरात हाथ खड़ा करें जिन्होंने कभी बाटा की दुकान पर हश पपीज के जूते देखे हैं पड़े हुए। 1 2 3 4 5, ठीक है। कितनों को यकीन आ गया इनकी बात पे? कितनों को यकीन नहीं आया इनकी बात पे? भाई आप बड़े बड़े शहरों में जाने लेने वाले लोग हैं, छोटे छोटे शहरों में आप जाएं तो बाटा की दुकान पे ही आपको हश पपीज के जूते मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे दुकानों में हश पपीज वालों ने अपनी दुकानें नहीं बनाई। तो पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसी बाटा की दुकानें हैं जिसमें आपको हश पपीज के जूते मिलेंगे। यकीन ना आए तो क्लास के बाद किसी दोस्त को लेकर चले जाएं, आई एम बिजी। तो अब ऐसी सूरत में अगर, और ये बात अब सच्ची होगी कि बाटा की दुकानों पे हश पपीज के जूते मिलते हैं, अगर कभी हश पपीज वाले अपनी दुकान पे जूते रख के बेचें तो ये जूते बेचेंगे 8,000 के, 8,000। लेकिन अगर ये बाटा को बेचें, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, लेकिन अगर ये बाटा को बेचेंगे तो बाटा को 8,000 का नहीं बेचेंगे, क्योंकि बाटा ने होलसेल में चीजें खरीदी हैं। बाटा ने आगे 8,000 का बेचना है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तो 8,000 का बिकेगा, बाटा ने आगे 8,000 का बेचना है। ये बाटा को कितने का बेचेंगे? मे बी 7,800। तो व्हाट इज दिस 7,800? सेल बाय हश पपीज टू बाटा, टू बाटा। नोट कर लें, टू बाटा। अल्लाहु अकबर, हाउ डेयर यू। बोलते नहीं काफी पक्की बात था। मोबाइल सारे ही तरह चार्ज करते हैं। इधर ही खा के तो इस क्लास में मैं, ये 2 है ना उधर के, चलो खैर। ओके, नाउ देयर आर 2 प्राइसेस। नंबर 1 रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस। अच्छा जी, क्या अब हम कह सकते हैं कि, एक और बात आपसे करता हूं, क्या अब हम कह सकते हैं कि हश पपीज वाले 2 काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, रिटेलर भी हैं? क्यों? मैन्युफैक्चरर इसलिए कि इनकी फैक्ट्री है, जूते बनाते हैं। रिटेलर इसलिए हैं कि इनके अपने भी आउटलेट्स हैं, उनके। अच्छा, दूसरी बात, क्या पेप्सी वाले मैन्युफैक्चरर भी हैं और रिटेलर भी हैं? क्या पेप्सी वाले मैन्युफैक्चरर भी हैं और रिटेलर भी हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरर हैं सिर्फ, रिटेलर नहीं है। पेप्सी की कोई अपनी दुकान नहीं है कि जहां से जाके आप पेप्सी की बोतल खरीदें, बल्कि आप खोखे पे जाते हैं और खोखे पे जाके आप बोतल पीते हैं। व्हाट डज इट मीन
कि पेप्सी इज नॉट अ रिटेलर। चलिए इधर आए। रिटेलर कौन होता है? रिटेलर ये एक बंदा होता है जो चीजें बेचते हैं मैंगो पीपल को फॉर कंजम्पशन, कि मैंगो पीपल उसको इस्तेमाल करें। आपको जूते क्यों बेच रहे हश पपीज? इसलिए आपको जूते बेच रहे हैं कि आप किसी को मारें या आगे बेचें? आपको इसलिए बेच रहे हैं कि ये आप जूते क्या करें? कंज्यूम करें। जूते क्या करें? कंज्यूम करें। नेक्स्ट, अ पर्सन कंबाइनिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर विद रिटेल। जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कराओ जैसे हश पपीज हैं और रिटेल का काम भी कराओ, शेल बता एंड मशहूरी करेगा होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस सेपरेटली। ये होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस सेपरेटली बताएगा। एडवर्टाइजमेंट अगर हश पपीज अपने जूते की करेंगे तो हश पपीज वालों को चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में ये बता दें कि अगर हमारी रिटेल शॉप से आप जूता लेंगे तो 8,000 का मिलेगा, लेकिन अगर आपको 200-300 जूते चाहिए तो फिर आप क्लास के बाद मिलें, तो फिर आप हमारी फैक्ट्री में आ जाएं, वहां से हम आपको 200-300 जूते दे देंगे, लेकिन वो आपको 7800 के मिलेंगे ताकि आप आगे 8,000 के बेचें। तो एडवर्टाइजमेंट में कितनी प्राइसेस होंगी? नंबर 1 होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस। और नोटिफाई का मतलब होता है नोटिफाई टू बोर्ड, और बोर्ड को बताएं। एडवर्टाइजमेंट तो अखबार में होगी ना, बोर्ड को बताएं कि मैं किन किन प्राइसेस पे चीजें बेच रहा हूं। एक और चीज बताएं बोर्ड को, एंड डिक्लेयर टू बोर्ड द एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स। क्या मतलब है इस बात का? एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स, हाँ, आप अपने आउटलेट्स का एड्रेस भी बोर्ड को बताएं कि मेरे पाकिस्तान में लाहौर में ही हश पपीज के 10-12 आउटलेट हैं। अगर आप कराची में चले जाएं, इधर उधर चले जाएं तो बहुत ही ज्यादा आपको मिलेंगे। तो अपने रिटेल आउटलेट्स के एड्रेसेस डिक्लेयर करें। किसको? बोर्ड को। ओके, दोनों में होते हैं। ये भी हम पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ी सी तफसील है, वेट कर लो। अच्छा, इधर हमने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले मैन्युफैक्चरर, इधर हमने बनाया था रिटेलर, और इधर हमने बनाया था कस्टमर, और इधर हमने बनाया था होलसेलर। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, कल के एओपी के न्यूमेरिकल में ना 3 पार्टनर्स होंगे, ए, बी और सी। थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया। पार्टनर्स के नाम बता दिए, पीछे क्या रह गया? अच्छा जी, तो होलसेलर, उसमें टैक्स लाइबिलिटी ए की निकालनी है, बी की या सी की, ये सवाल बताएगा। अच्छा, उसमें होलसेलर क्या करता है? होलसेलर कभी कभी डीलर भी बन जाता है या कमीशन एजेंट भी बन जाता है। एक बंदा होलसेलर है, मिसाल के तौर पे सर आसिफ कहते हैं कि मेरे पास एक गोदाम मौजूद है, जिस गोदाम में रख के मैंने चीजें जो है वो रिटेलर को बेचनी है। अब सर आसिफ के पास जो गोदाम मौजूद है, उस गोदाम में जब चीजें खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से तो अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि सर आसिफ बीइंग अ होलसेलर जीएफसी से 500 पंखे खरीदें और खरीद के आगे रिटेलर को बेच दें। इस अरेंजमेंट में यह नुकसान है कि अगर वो 500 पंखे बिक ना सके तो बाकी पंखे सर आसिफ को स्क्रैप करने पड़ेंगे, जो कि उनका नुकसान है। दूसरी ऑप्शन, आप सर आसिफ मैन्युफैक्चरर के पास जाएं और उसे कहें मैं आपकी चीजें स्टोर करूंगा, सिर्फ आप मुझे 500 पंखे दे दें, मैं स्टोर करूंगा, स्टोर करके पंखे में आगे बेचने की कोशिश करूंगा रिटेलर्स को। ये जो नए नए मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जिनकी चीजें लोग ले नहीं रहे होते, वो फिर इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं। वो कहते हैं चलो यार हमारी चीजें बिकवाई दो किसी तरह, तो फिर सर आसिफ चीजें सिर्फ स्टोर करेंगे, स्टोर करके रिटेलर्स को बेचेंगे, और जितनी चीजें नहीं बिक सकेंगी वो चीजें लाके वापस कर देंगे मैन्युफैक्चरर, भाई तुम जानो तुम्हारी चीजें जाने। और ऐसी सूरत में मैन्युफैक्चरर इनको फिर कमीशन देगा कि तुमने इतनी चीजें बिकवा दी, चलो इस पर तुम्हारा इतना कमीशन बनता है। ये जो मैंने दूसरी वाली बात की है, इसकी बेहतरीन मिसाल है गाड़ियों के डीलर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऑथोराइज डीलर्स। तो गाड़ियों के ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। ये आप कलमा चौक पे चले जाएं, आजकल तो टाइम नहीं है। अच्छा यार, वो मैं आपको सीरियसली बताऊं,
बस रोने की कसर ही रह गई थी। मुझे रोना आया। कल मैं फैकल्टी रूम में बैठा हुआ था, 2 बच्चे फैकल्टी रूम के बाहर से गुजरे थे, और पता है उन्होंने बात क्या की? बता दूं? वो कह रहे थे या एम्पोरियम मॉल चलो या पैकेजेस। ओ मैं सर पकड़ के मैंने कहा यार ये पेपर सर पे आए हुए इनके, और इनकी बातें इतनी इस क्लास में तो नहीं है कोई, ये उस क्लास में। अल्लाह अकबर, आई वाज रियली एस्टोनिश्ड। यार ये ऐसे दिन होते हैं कि बंदे के पास अगर एक जैकेट या एक कोट है ना तो बंदा 2 महीने उस पर गुजारा चला लेता है, और कहता है यार बाहर में जाए स्वेटर जैकेट जूते और गुजारा चलाओ बस 2-3 महीने किसी भी तरह, फिर मार्च में जाएंगे जहां भी जाना होगा। और ये प्लीज, और ये हालात भेज दें। बरकत मार्केट करीब है, किसी दोस्त को भेज दें जो सीए ना कराओ। यार मेरे लिए दोस्त जान देने के लिए तैयार होते हैं आजकल, पुराने दोस्त। मैं आपको तो सच्चा वाक्य सुनाता हूँ। कल की बात है, एक मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, मजबूरन मिलने जाना पड़ा, मजबूरन खुशी से मिलने जाना पड़ा। अब मिलने जाना, मैंने एक और दोस्त को बुलाया, मैंने कहा तुम आओ, मैं गाड़ी में लैपटॉप पे काम करता रहूंगा, फिर हम उसकी तरफ चले जाएंगे। तो उसने कुर्बानी दी, वो आया और मुझे दूसरे दोस्त की तरफ लेके गया। तो दोस्त जान देने को तैयार हो जाते हैं। मैं रास्ते में काम करता था, तो टाइम तो जाया करने का सोच भी नहीं सकते आप। अगर बिलफर्ज वो भाई पैकेजेस मॉल जाना भी चाहते हैं तो रास्ते में पढ़ते हुए जाएं। नहीं, मैं आपको सीरियसली कह रहा, कैसे आप लोग सोच सकते हैं ये इन दिनों में? सोच तो इट्स जस्ट अ वाइल्ड थॉट। ओके, अगली बात और आखिरी बात, डीलर, जो गाड़ियों के डीलर हैं वो लोग क्या करते हैं? गाड़ियों के डीलर ये करते हैं, कल कितने लोगों ने इस तरह की एक्टिविटी करके टाइम जाया किया? तकरीबन आधे लोग हाथ खड़ा करें, 1 2 3 4 5, और वैसे ही मोबाइल पे टाइम जाया किया। फेंक दें इसको। अब सवाल मोहतरम ये है कि जो गाड़ियों का ऑथराइज्ड डीलर होगा वो क्या करेगा? गाड़ियों का ऑथराइज्ड डीलर तो शायद रिटेलर को भी चीजें नहीं बेचते, वो तो डायरेक्ट कस्टमर को चीजें बेचते हैं। तो वो कस्टमर को कहते हैं कि यार आपको गाड़ी पसंद आ गई है तो ये कलमा चौक पे आप चले जाएं। अब चले जाएं, फिर मेरा दिल दुखता है इस तरह कहने से। कलमा चौक पे किसी दोस्त को भेज के ना, एक डीलर है होंडा का, उसकी तस्वीर खिंचवा के देखें जरा, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि एक डीलर की दुकान है, उसमें डिफरेंट गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो कस्टमर जाके गाड़ी पसंद करेगा। जब कस्टमर गाड़ी पसंद करेगा तो डीलर कहेगा, मुंह पर रखें, डीलर कहेगा कि आप जो है वो ऐसा करो कि चेक बना दो होंडा के नाम का। तो कस्टमर डायरेक्ट होंडा को पैसे दे देगा, और डीलर हफ्ते बाद कहेगा होंडा को इतनी गाड़ियां मैंने तुम्हारी बिकवा दी हैं, अब आप मुझे इन गाड़ियों पे क्या पे कर दो? कमीशन। और जो गाड़ियां नहीं बिकवा सकेगा डीलर, वो जाके होंडा को वापस कर देगा। तो ये जो होलसेलर, डीलर और कमीशन एजेंट है ना, इसका कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ब्रॉड हो गया हुआ है। ये लोग चीजें खरीद के भी आगे बेचते हैं और चीजें स्टोर करके भी आगे बेचते हैं, कमीशन पे भी चीजें आगे बेचते हैं। ये सारी चीजें उसने यहां डिस्कस की हैं। होलसेलर साबित ये होगा, टाइम नहीं जाया करना भाई। टाइम ऐसी चीज है आप खरीद नहीं सकते कहीं से भी, कोई तरीका नहीं होगा फरवरी में आप 1 लाख रुपया देके जो है वो 2 दिन खरीद सकें, कोई तरीका नहीं होगा इसका। और फरवरी में दिन भी 28 हैं। यार पढ़ने लग जाएं, खाए गए 3 दिन। थोड़ी देर जरा हेड्स डाउन करके सोचें। साले भाई हाइब्रिड वाले प्लीज हेड्स डाउन करें, थोड़े सोचें। चलें आ जाएं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मार्च में शायद 6 मार्च से आपका पहला पेपर है। अच्छा पढ़ें जी 47। होलसेलर उठा दें, हम ख्वाब ही आने लगे हैं। होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर, होलसेलर में डीलर शामिल है। एंड मीन्स एनी पर्सन, आप लोगों ने लिख लिया इस डायग्राम में, यहां डीलर, कमीशन एजेंट, कितने लकीर के फकीर है बताना पड़ता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, साथ वाले की कर रहा हूं, आपने तो लिख लिया था। साथ वाला आप साथ ही नहीं बैठता लगता है। होलसेलर इंक्लूड्स द डीलर एंड मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन वेदर रेगुलरली और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप बार बार लफ्ज यूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है वेदर रेगुलरली और नॉट? चाहे रोजाना होलसेल का काम करे, चाहे कभी कभी होलसेल का काम करे, उसकी मर्जी है, वेदर रेगुलरली और नॉट। लेकिन कर क्या रहा है? हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय, ये डेफिनेशन है ग्रीन वाली। हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल। होलसेल का मतलब इधर देखो ना, होलसेल का मतलब है बिग क्वांटिटीज में, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में चीजें खरीद और बेच रहे हैं। नेक्स्ट, हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय होलसेल। बात वही है, अगेन देख लें।
सेल की जगह किसका लफ्ज यूज कर दिया? सप्लाइंग गुड्स बाय होलसेल। डायरेक्टली का मतलब है होलसेलर खुद चला जाए, इनडायरेक्टली का मतलब है अपने ड्राइवर को भेज दे। तरह से खुद चले जाए सामान सप्लाई करने, अपने किसी ड्राइवर को भेज दें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि होलसेलर चीजें कैश पे बेचे, होलसेलर चीजें उधार पे बेचे, होलसेलर चीजों पे कमीशन ले, या होलसेलर चीजों के बदले चीजें ले। ये होलसेलर की मर्जी है, चीजें कैश पे बेचे, उधार पे बेचे, कमीशन पे बेचे, चीजों के बदले चीजें ले, इट डजंट मैटर वेदर और नॉट सोल्ड फॉर कैश, वेदर और नॉट सोल्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, वेदर और नॉट सोल्ड फॉर कमीशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें यह भी शामिल है, एक ऐसा पर्सन हु स्टोर्स गुड बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरर। आप मैन्युफैक्चरर की चीजें स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने होंडा के डीलर्स की बात की, होंडा के डीलर्स फिर वो गाड़ियां स्टोर कर रहे हैं सिर्फ, यानी ना बिकी तो वापस कर देंगे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन हु स्टोर्स गुड्स बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरर। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज जब हम होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर की डेफिनेशन लिख के याद कर रहे होते थे, फिर दोबारा लिखते थे, याद करते थे। आप लोगों ने भी यही करना है। इट इंक्लूड्स अ पर्सन, इसमें वो बंदा भी शामिल है जो स्टोर कर रहा हो चीजें बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरर एज एन एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल। एज एन एजेंट चीजें स्टोर कर रहे, किस लिए स्टोर कर रहे? फॉर द पर्पज ऑफ सेल टू कस्टमर, ताकि मैन्युफैक्चरर से लेके कस्टमर को बेचे। अच्छा जी, अगर ये अरेंजमेंट हो कि मैन्युफैक्चरर इधर हो, होलसेलर इधर हो, और इधर हो गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद कोई पुलिस का इदारा या कोई फौज, कोई पुलिस का इदारा या कोई फौज का इदारा। अब अगर पुलिस या फौज का कोई इदारा जो कि खुद गवर्नमेंट है, ये किसी होलसेलर को कहे कि हमने नई छावनी बनाई है पुलिस की, हमने नई बैरकें बनाई हैं, हमने जो है वो नया ऑफिस बनाया है, हमने जो है वो नए कैंप लगाए हैं, उसके लिए हमें पंखे चाहिए, तो ये लोग होलसेलर को कहें, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर से चीजें लेके इनको दे दे। तो ऐसी सूरत में क्या होलसेलर कस्टमर को चीजें बेच रहे हैं या गवर्नमेंट को चीजें बेच रहे हैं? यहां गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट का बड़ा मुश्किल सा नाम वो यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट का मुश्किल सा नाम यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इज वन हु डिडक्ट टैक्स। यहां ये भी कह सकता था गवर्नमेंट इज वन हु जो सड़कें बनाए, गवर्नमेंट इज वन जो लोगों के रिफाई आमा के लिए काम करे, इस तरह का लफ्ज यूज कर सकता था, लेकिन बड़ा अजीब सा लफ्ज यूज किया, गवर्नमेंट इज वन हु डिडक्ट टैक्स ऑन इट्स एम्प्लॉइज सैलरी। ये ऐसे ही तंग करने के लिए उसने लफ्ज लिखा है, हालांकि सैलरी पे टैक्स कटने का यहां से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या गवर्नमेंट ब्रिगेडियर साहब की सैलरी पे टैक्स काटती होगी? बिल्कुल काटती होगी। अगर उनकी तनख्वाह 3 लाख है तो गवर्नमेंट उनको 2,50,000 देती होगी, क्योंकि वो भी तो सैलरी के चक्कर उन पर भी तो लगता है। हमने तो कोई एग्जम्पशन नहीं पड़ी ऐसी कि उनका टैक्स माफ है। तो गवर्नमेंट अगर किसी का टैक्स काटे तो गवर्नमेंट भी विद होल्डिंग एजेंट है। अफसोस से ऐलान किया जाता है गवर्नमेंट भी काटती है टैक्स। तो गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इज द वन हु काट क्या? टैक्स। किस पर? एम्प्लॉय की सैलरी पर। तो मैन्युफैक्चरर किसको चीजें बेचेगा? होलसेलर किसको चीजें बेचेगा? गवर्नमेंट को। नोट करें, यह आखिरी बुलेट है, होलसेलर वाला। ना 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 ना, बोलना नहीं। क्या हाल है? टेस्ट देने का ईओपी का, ईओपी का मेडिकल होगा आधे घंटे का बस। नहीं नहीं नहीं, सेटअप नहीं होगा बस। आप छुट्टी करते हो मुझे लगता है कभी कभी, डेली आ जाए। ओके, पढ़ें जी।
It also includes a person who supply goods to a person who deduct income tax at source. At source होते हैं मौके पे. Who deducts income tax at source. अब सवाल मेरा आपसे यह है कि आप साथ वाले के बिल्कुल ऐसे करके ना, 2 उंगलियां से ऊपर हो, 2 उंगलियां आपकी तरफ हो, एक अंगूठा ऐसे करके ना साथ वाले के नाक तक तकरीबन आप पहुंचेंगे, उससे पूछे हु डिडक्ट इनकम टैक्स. थोड़ा सा हाइब्रिड वालों को बोलने की जरूरत है. बोलें जरा साथ वाले के नाक तक, हु डिडक्ट इनकम टैक्स. पूछे जरा हु डिडक्ट इनकम टैक्स. जवाब क्या है? गवर्नमेंट. नहीं आया तो आपके साथ वाला चेंज कर लें. हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स. बता लें भाई कौन डिडक्ट करता है? गवर्नमेंट इज अ पर्सन हु डिडक्ट इनकम टैक्स एट सोर्स. इसे ना सिर्फ यहां ये लिखा होना चाहिए था, सप्लाई गुड्स टू गवर्नमेंट. जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं आपको स्काई ब्लू से, ये लिखा होना चाहिए था. लेकिन इसकी बजाय पेपर में आपने छोटा सा काम करना है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन लिख देनी है. लेकिन अजीब सी डेफिनेशन है गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट इज अ पर्सन जो काटती है क्या? टैक्स. मौके पे ही काट लेती है. हु डिडक्ट टैक्स एट सोर्स. ओके, एक डेफिनेशन है हमारे सिलेबस में, वो है तो एक लाइन की, लेकिन उसको ना हमने जरा तसल्ली से पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं करनी है आपने. इंपोर्टर इज अ पर्सन. इसको जरा कल समझेंगे. इंपोर्टर इज अ पर्सन हु एक्सपोर्ट. चपेड़े पड़ेंगे, वो एग्जामिनर का दिल चाहे आपके घर तक आके चपेड़े मारेगा अगर आप ये लिखेंगे तो. इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट गुड्स इन. अल्लाहु अकबर. तो ये इशारे पे आपने खड़े होकर ऊंची ऊंची डेफिनेशन आज सुनानी है. इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स इन पाकिस्तान. अच्छा जी, ये क्या है? गाड़ी आप लोगों के यहां ऐसे होती है, हमारे यहां ट्रक ऐसे होते हैं. ये क्या है? पीछे क्या लिखा हुआ है? ना छेड़. अब आप लोग अपने अपने शुरू हो गए हैं, हॉर्न दे के पास करो, पता नहीं क्या क्या. अच्छा, ये क्या है? जेट त्यारा. ये क्या है? जेट त्यारा. अच्छा, जिन लोगों के पास गाड़ी या जेट त्यारा हो या वो खुद जेट त्यारे हों, प्लीज आहिस्ता हंसा करें. हाइब्रिड वाले आहिस्ता हंसा करें, महफिल के आदाब का ख्याल रखें. अच्छा, जिनके पास गाड़ी या जेट त्यारा हो और मैन्युफैक्चरर उनको कह दे कि तुमने अपने लोडर रिक्शे पे चीजें, मैन्युफैक्चरर उन्होंने कह दे तुमने अपने लोडर रिक्शे पे चीजें रिटेलर को देनी है, तो इसको होलसेलर नहीं कहते, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर. कभी कभी आपको बड़ी बड़ी बसें जो है वो नजर आ रही होती हैं, गन्ने लेके जा रही होती है, पीछे छोटे छोटे बच्चे लटके होते हैं, तो वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं. क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर. अच्छे भले बंदे मोटरसाइकिलों पे जाते हुए पीछे से गन्ने एक अच्छा ट्राले पे. डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? इनके पास गोदाम नहीं होते, इनके पास गाड़ियां होती हैं. ये मैन्युफैक्चरर से चीजें लोड करके रिटेलर के प्रेमिसेस में जाके अनलोड कर देते हैं चीजें. तो ट्रक शरीफ बना लें, मुंह उस तरफ कर दें. डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर इसे अपॉइंट करता है, या इंपोर्टर अपॉइंट करता है, या कोई भी बंदा अपॉइंट करता है. लेकिन इसका काम क्या होता है? फॉर स्पेसिफाइड एरिया. ये नहीं होगा कि ये ट्रक वाला कराची से सामान लेके, मिसाल दे रहा हूं, लाहौर पहुंचाओ, क्योंकि इसकी सिर्फ कराची की डिस्ट्रीब्यूशन मिली होगी, लाहौर की डिस्ट्रीब्यूशन शायद हमने किसी और अलग ट्रक वाले को दी हो. तो फिर इनको एरियाज बता दिए जाते हैं कि ये ट्रक वाला इधर जाएगा, ये ट्रक वाला इधर जाएगा. तो एक मैन्युफैक्चरर के एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं. अब ये करेंगे क्या? ये भी अक्सर वैसे कमीशन पे काम करते हैं, लेकिन ये ऐसा भी कर सकते हैं टू परचेज गुड्स. ये बड़ा रिस्की होगा. फिर पहले ये परचेज कर लेंगे चीजें फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सेल. परचेज करके आगे सेल करेंगे. कंज्यूम तो नहीं करेंगे, ये कस्टमर तो नहीं है. परचेज करेंगे लोडर रिक्शे पे और आगे सेल करेंगे. एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु इन एडिशन टू डिस्ट्रीब्यूटर इज आल्सो सेलिंग गुड्स एज अ. लेकिन अगर एक बंदा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ होलसेलर भी बन जाए, उसके लिए तो फिर इसको गोदाम खरीदना पड़ेगा. तो कहते मुझे नहीं फर्क पड़ता, खैर है, फिर भी मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटर ही होलसेलर भी कहूंगा, कोई नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकता हूं इसको. तो जो बंदा डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल इकट्ठी कर दे उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, होलसेलर भी. और अगर
ये ट्रक और ट्राले के साथ साथ अपनी दुकान खोल के चीजें बेचने लग जाए, अभी तो दुकानदारों को बेच रहे हैं ना, अपनी दुकान खरीद ले और फिर चीजें बेचने लग जाए, ही विल स्टिल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटर। तो बताएं डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हो सकते हैं अगर अपना गोदाम खरीद ले? वैसे तो इसके पास बसें हैं, वैसे तो इसके पास ट्राले हैं, ट्रक हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या रिटेलर भी हो सकते हैं? अच्छा ये नहीं आपने मुझे बताया था, मैंने भी नहीं आपको बताया था, इंपोर्ट और रिटेल कैसे मिक्स हो सकती है? इंपोर्ट और रिटेल आसान सी बात है, कई इंपोर्टर होते हैं साथ रिटेल नहीं करते। मिसाल के तौर पे मलिक रियाज है बैरिया टाउन वाला, वो गाड़ियों के टायर इंपोर्ट करे और सारे ही होंडा को बेच दे, तो इसने तो फिर रिटेल की दुकान नहीं खोली अपने। लेकिन ये ऐसा भी तो कर सकते हैं, 1 लाख टायर इंपोर्ट करके होंडा को बेच दे और 1 लाख टायर इंपोर्ट करके अपनी दुकान पे रख ले, फिर मुझे आपको बेचे। तो ही कैन कंबाइन इंपोर्ट एंड रिटेल। ये तो सादा सादा सी बातें हैं, किसी भी चीज को मिक्स कर सकते हैं। यार ये क्या लिखा हुआ है? एक्टिव टैक्स पेयर वो बंदा है हु इज ब्लैकलिस्टेड? एक्टिव टैक्स पेयर वो बंदा है हु इज ब्लैकलिस्टेड? नहीं 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 नहीं, एक्टिव टैक्स पेयर वो बंदा है हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द कैटेगरीज, जो इन कैटेगरीज में से किसी में नहीं गिर रहा। ब्लैक लिस्ट होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। ब्लैक लिस्टिंग निहायत बुरी बात है। एक और भी चीज कॉन्सेप्ट है इस लॉ में, हुज रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। सस्पेंडेड जरा हल्का लफ्ज है, लेकिन इन दोनों के ऊपर हमने एक दिन बात करनी है तफसील से कि लॉ में ब्लैकलिस्ट किससे किया जाता है, सस्पेंड किससे किया जाता है। बहरहाल अगर लॉ मेकर किसी को ब्लैकलिस्ट से सस्पेंड कर दे तो क्या इस बंदे को ब्लैकलिस्ट से सस्पेंड करने पे एक्टिव टैक्स पेयर कहा जाएगा या नॉन एक्टिव? अच्छा, जो बंदा मुसलसल 2 महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा ना कराए उसे भी क्या कह दिया जाएगा? नॉन एक्टिव। उसे भी क्या कह दिया जाएगा? सेल्स टैक्स रिटर्न जमा कब करानी होती है? इस महीने वाली रिटर्न कब जमा करानी होती है? अगले महीने की 15 तारीख को। किसी बंदे ने मार्च की रिटर्न जमा नहीं कराई, वो नॉन एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है। फिर अगले साल उसने जून की जमा नहीं कराई, कोई मसला नहीं, ही स्टिल एक्टिव। फिर अगले साल उसने अगस्त में जमा नहीं कराई, कोई मसला नहीं। अगले साल उसने जनवरी फरवरी दोनों की जमा नहीं कराई, 2 महीने की मुसलसल जब आप रिटर्न जमा ना कराएं तब आपको क्या कहा जाएगा? फेज टू फाइल रिटर्न बाय द ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या है यहाँ पे? 15 याद की थी, 15 तक आपने जमा करानी है। तो मुसलसल 2 महीने आप 15 तारीख तक ना आए, यू विल बी कॉल्ड एज नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। आप कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं टैक्स के साथ? R1 और बीला। खड़े हो जाएं। सर इसे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पूछी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन सुनाओ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन का पहला लफ्ज नहीं आया सही। इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन का पहला लफ्ज सही नहीं आया। मैं टैक्स की क्लास में खड़े होकर इनको कंपनी लॉ की क्लास में किए गए जुर्म पर खड़ा कर सकता हूं? मैंने खड़ा कर दिया। चलें आगे। ये लिखा हुआ है पॉइंट सी में, ये लिखा हुआ है पॉइंट सी में, जो बंदा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ना करा के आए, सेल्स टैक्स की तो हर महीने जमा करा रहे, लेकिन इनकम टैक्स वाले भी उसको बुरा भला कहेंगे। और क्या कहेंगे? एक्टिव या नॉन एक्टिव? तो जो बंदा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा ना करवाए उसको भी सेल्स टैक्स वाले क्या कहेंगे? नॉन एक्टिव। हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न बाय द ड्यू डेट, ये लफ्ज काट दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स। ड्यू डेट आपको याद होगा क्या थी? 30 सितंबर। 30 सितंबर जी। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है पॉइंट सी में? इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? By the due date. Does not. Page 5. शर्मिंदा क्या करें आप लोग?
जी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नहीं नहीं, छोटी सी लाइन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के मनी टैक्स जमा करना। जी जी ऑनलाइन वाले हजरात, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक, क्योंकि इधर 2 लिखा हुआ था ना, तो इनकम टैक्स की अगर आप एक भी रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो आप नॉन एक्टिव हैं। अब ये बनते हैं ना मेरे पैसे, आज ये बनते हैं। तो यार पढ़ा करें लॉ को, जिस तरह पढ़ने का हक है। तो सेल्स टैक्स की कितनी रिटर्नें जमा करानी, कितनी जमा ना कराएं तो मुजरिम है 2। दूसरी क्लास में एक बच्चे ने बता दिया था। और इनकम टैक्स की एक भी जमा ना कराएं तो आप क्या है? नॉन एक्टिव रेजिडेंट। एक भी जमा ना कराएं तो नॉन एक्टिव। चलें जी, तो ये फर्क था दोनों में। नेक्स्ट, हाय हाय कौन बोल रहा है इस तरह? पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी। बस अब कोई नहीं, आज का कोटा पूरा हो गया। अब ये मेरी अदर इनकम है। अब मुझे आप ये बताएं कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके बताएं क्या होती है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। जी ये तो आप लोगों ने बता देना था, इसलिए मैंने ऑफर भी कोई नहीं की। तो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट को अंडरलाइन करके लिखें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे जो टैक्स काटता है उसकी स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी पे जो टैक्स काटता है तो उसकी स्टेटमेंट गवर्नमेंट को देता है। अब मोहतरम इसमें 2 दफा देनी होती है ये, एक तो क्वार्टरली देनी होती है, एक एनुअल। यानी कॉलेज वाले हर 3 महीने बाद एफपीआर को बताएंगे कि हमने किस किस एम्प्लॉय की सैलरी पर टैक्स काटा है, हर 3 महीने बाद बताएंगे। और कॉलेज वाले साल में भी एक दफा बताएंगे एफपीआर को कि पूरे साल में हमने किस किस को कितना कितना टैक्स काटा, पूरे साल में भी। तो हर 3 महीने बाद भी आप बता दें हमने किस किस का कितना टैक्स काटा, और उसकी एक समरी सालाना बना दें कि पूरे साल में हमने इस बंदे का इतना टैक्स काटा। तो ये समरी कौन किसको जमा करवाएगा? एम्प्लॉयर एफपीआर को जमा करवाएगा। आगे बस टिक कर लें, अब न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। कंपनी की डेफिनेशन है, एसोसिएट की डेफिनेशन है, ये वही वाली है। पर्सन में ना 1-2 चीज़ें उसने निकाली हुई हैं, वहाँ ज़्यादा चीज़ें थी शायद, यहाँ 1-2 चीज़ें कम है मेरे ख्याल से, ये ज़्यादा है, देख लीजिएगा। सूबे का सेल्स टैक्स बेजान सी डेफिनेशन है, मीन्स अ टैक्स लगा अंडर सूबे का लॉ विच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू बी सूबे का लॉ। फेडरल गवर्नमेंट जिसको सूबे का लॉ कहते हैं उसे सूबे का लॉ कहेंगे। सर जिसको पानी कहते हैं वो पानी है, सर जिसको एसी कहते हैं वो एसी है। ये डेफिनेशन है। किसी दीवाने ने कहा कि सेल्स टैक्स के लॉ में सेल्स टैक्स की डेफिनेशन नहीं है, तो सेल्स टैक्स वालों को अकल आई, हाँ सेल्स टैक्स के लॉ में सेल्स टैक्स की डेफिनेशन डालना भूल गए हम। तो उन्होंने 29A के नाम से नया पॉइंट डाला, सेल्स टैक्स के लॉ में सेल्स टैक्स को डिफाइन किया जाने लगा। एनी टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, एनी फाइन, पेनल्टी, फीस एक्सक्लूडिंग फी चार्ज अंडर सेक्शन 76। ये पता नहीं कौन सी फीस होगी। सेक्शन 76 यहाँ आपको अब याद करना पड़ेगा नंबर, वो सेक्शन हमने पढ़ा नहीं हुआ। ये सेल्स टैक्स नहीं है, फिर पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, तो बस एक रटा सा मानना पड़ेगा मजबूरन। एक्सक्लूडिंग फीस चार्ज अंडर सेक्शन 76 एंड एनी सम पेएबल अंडर दिस एक्ट, और कोई भी पैसे इस लॉ में देने हैं, दैट इज कॉल्ड एज बोले सेल्स टैक्स। ओके, रजिस्टर्ड बंदे 2 हैं, वो बंदा जिसने अपने आप को रजिस्टर करा लिया वो भी रजिस्टर्ड है, और वो बंदा जिसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया वो भी रजिस्टर्ड है। वो क्यों? 2 किस्म के स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, एक वो जो कि क्लासें ले रहे हैं और एनरोल करा लिया हुआ है। कॉलेज वालों ने मोहब्बत में ये भी कह दिया कि वो बच्चे जो कई दिन से क्लासें ले रहे हैं और अब फीस जमा करानी है उन्होंने, लेकिन अभी तक एनरोल नहीं कराया, उनको भी एनरोल ही समझो, क्योंकि कॉलेज वालों से फीस लेनी है। इस वजह से लॉ मेकर ने सबको रजिस्टर्ड कह दिया। जैसे क्रिकेट मैच हो रहा हो तो जो बंदे टिकट लेके घुसे हैं वो भी रजिस्टर्ड, और जो टिकट लिए बगैर घुसे हैं वो भी रजिस्टर्ड। प्यार मोहब्बत से कह दो उनको, ताकि वो भी अब टिकट के पैसे दे दें। लेकिन एक इसके अंदर एक्सेप्शन है,
वो ये कि जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराना था अभी तक रजिस्टर नहीं कराया, उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी लॉ के अंदर अगर कोई बेनिफिट देना हुआ वो उनको नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर उनसे टैक्स लेना हुआ वो लिया जाएगा। यानी वो जो जबरदस्ती घुस गए स्टेडियम में उनको मैच नहीं देखने दिया जाएगा, लेकिन जब तक वो पैसे ना दे दें, अगर पैसे दे दें तब उनको मैच भी देखने दिया जाएगा। इसी तरह कुछ अनएनरोल्ड स्टूडेंट बैठे हैं, अब फोटोकॉपीज बांटी जा रही हैं क्लास में, उनको नहीं बांटी जाएंगी, लेकिन उनको स्टिल हम एनरोल्ड कह देंगे ताकि वो पैसे तो देना, हमें फीस तो दें। तो आप बता दें रजिस्टर्ड बंदे कितने हो गए? 2। जो रजिस्टर अपने आप को सेल्स टैक्स में करा गए हैं वो भी रजिस्टर्ड है, और जो लायबल है अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराने के लिए, जिनके ऊपर बाइंडिंग है वाली चीज 1,17,000 की बेचें और वो नहीं बेच रहे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज। लेकिन जब लॉ में कोई बेनिफिट देने की बारी आई, जैसे बिजनेस के चैप्टर में या और चैप्टर्स में हमने पढ़ा था टैक्स क्रेडिट्स माफ हो जाते हैं, जब बेनिफिट देने की बारी आई तो उनको हम बेनिफिट को नहीं देंगे। पढ़े, रजिस्टर्ड पर्सन इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड। हा हा हा, ये डेफिनेशन इस तरह याद कीजिएगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद हा हा हा। रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज और हु इज लायबल टू बी, लेकिन हाउएवर अ पर्सन लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट, जिसके ऊपर बाइंडिंग है रजिस्टर कराना लेकिन अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रहा, कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट्स। वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता। कौन से वाले? जो किस बंदे को अवेलेबल हैं? रजिस्टर्ड पर्सन। इधर देखें, ये क्या लिखा है मैंने? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्या लिखा है? शेयर्स। ये क्या लिखा है? मनी। ये क्या लिखा है? डेटर। ये 4 चीजें आज हम सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर निकालने लगे हैं, नोट नहीं करना। ये 4 चीजें हम सेल्स टैक्स के स्कोप से बाहर निकालने लगे हैं। बिल्डिंग के बेचने पे, लैंड के बेचने पे सेल्स टैक्स नहीं है। शेयर्स के बेचने पे सेल्स टैक्स नहीं है। मनी, पैसे, आपके अब्बू ने आपको 100 रुपया दिया, आपने कहा अब्बू नहीं, मैंने कल कॉलेज में सुना था 117 बनते हैं, अब्बू प्लीज टैक्स डाल के, तो लॉ मेकर ने वादे कर दिया नहीं भाई मनी पे सेल्स टैक्स नहीं है। कोई बंदा किसी को पैसे पकड़ा दे किसी बात पे, तो चलो यार ये पकड़ लो 200 रुपया, टीचर ने किसी को 200 रुपया, नहीं सर 234, नहीं सर ये नहीं सर 34 रुपये और दें, ये तो नहीं है। तो मनी ट्रांसफर करने पे तो सेल्स टैक्स नहीं लगता ना। तो सेल्स टैक्स, मनी अपने अंदर कोई सेल्स टैक्स नहीं है, ठीक है, मनी के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। और सबसे आखिरी चीज डेटर, डेटर पे भी सेल्स टैक्स नहीं लगता। डेटर भी बिकते हैं, डेटर के बैकएंड में जो चीजें बिकी हैं उन पे सेल्स टैक्स है। मैं ये नहीं कह रहा चीजें हीटर बेचने पे, एसी बेचने पे, टिश्यू पेपर बेचने पे सेल्स टैक्स नहीं लगता, वो लगता है, लेकिन डेटर खुद भी बिकते हैं कभी कभी। कई दफा कोई बंदा किसी को कहता है कि तुम मेरे डेटर से पैसे ले लेना, मैं जा रहा हूं, इसे कहते हैं डेटर का बिकना। इस कॉलेज की मैनेजमेंट चेंज हो गई, अब पुरानी मैनेजमेंट नई मैनेजमेंट को कहेगी कि मेरे डेटर से तुम लोग पैसे ले लेना, इसको भी डेटर की सेल कहते हैं। यानी डेटर भी बाजार में बिकते हैं कई दफा, तो डेटर्स के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो 4 एक्सेप्शंस बता दें। अच्छा, फिर किन चीजों पे लगेगा? मूवेबल चीजों पे, हीटर पे, एसी पे, गीजर पे, गाड़ी पे, टिश्यू पेपर पे, और कल काफी लंबी लिस्ट पढ़ी थी हमने। मूवेबल चीजें बच गई जिन पे क्या लगेगा। लेकिन एक चीज थी जो काफी अरसे से लड़ाई का मरकज बनी हुई थी, कोर्ट्स के अंदर केस गए थे कि बिजली पे सेल्स टैक्स लगना है या नहीं लगना। तो उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। कुछ लोग कहते थे ये गुड्स नहीं है, ये गुड्स नहीं है, बिजली है, ये गुड्स नहीं है। उसके लिए लॉ मेकर ने कहा छोड़ो परे, मैं डेफिनेशन में, ये अभी भी सर डला है, मैं डेफिनेशन में डाल देता हूं बिजली इज अ गुड, बात ही खत्म करो, छोड़ो परे बस। तो बिजली पे भी मैंने सेल्स टैक्स लगाना है। कितनी चीजें बाहर निकल गई? 4। कितनी चीजें अंदर आ गई? 2। मूवेबल चीजें सारी और बिजली। ये सर पे क्या लगा करेगा? सेल्स टैक्स, लेकिन चेहरा ऊपर रखना पड़ेगा। बिजली का बनना, बिजली का ट्रांसफर होना, या बिजली का घरों तक बांटना, ये सारा किसकी डेफिनेशन में आ रहा है? गुड्स। इधर आप एंड कर लें कॉमे की जगह, ताकि आपको लगे कि अगली बात शुरू हो गई है। पेपर में भी एंड लिख दीजिएगा। एंड बिजली फारग होगी, आगे चलें। पहले तो कौन डेफिनेशन में फॉल कर गया? बिजली। एंड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी पर टैक्स लगेगा। अदर देन 4 चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं लगता भाई। इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इधर से इंप्लाइड हो गया ना। नंबर 1 डेटर। डेटर होता है क्लेम, दावा, एक्शनेबल क्लेम, यानी कोर्ट में जाके आप एक्शन करके पैसे ले सकते हैं। डेटर पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। पैसे अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दूसरे को दें तो सेल्स टैक्स है। सड़क पे 10 रुपए गिरे हुए थे, आपने किसी को उठा के पकड़ा दिया, भाई ये आपके 10 रुपए नहीं यार, 10 रुपए नहीं, 11 रुपए 17 पैसे दो, इस तरह का कोई बात नहीं है।
बाहर के मुल्कों में शेयर्स को स्टॉक्स कहा जाता है, स्टॉक नहीं, स्टॉक तो स्टॉक इन ट्रेड होता है ना, इन्वेंट्री वगैरह, स्टॉक्स। ये दोनों डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। इंटरमीडिएट तो पढ़ी भी आपने? नहीं पढ़ी भी? इंटरमीडिएट की मिसाल दें जल्दी। हाँ या तू कभी कभी बड़ी कमाल बात करते, इधर से भी बता दिया था एक भाई ने, सीए फर्म या सीए इंटरमीडिएट है, क्या मतलब? अगर आपने कभी बोले अगर आपने कभी रिटर्न जमा करवानी है तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जाके कहेंगे कि एफबीआर को रिटर्न जमा करा दो, तो इंजमामुल हक आपको कहता है कि मेरी रिटर्न एफबीआर को जमा करा दो, यू विल बी कॉल्ड एज जिंदा इंटरमीडिएरी या इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएरी। मींस अ पर्सन अपॉइंटेड एज इलेक्ट्रॉनिक इंटरमीडिएरी फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एंड सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बोर्ड। कल वाला न्यूमेरिकल निकालें, चैप्टर कौन से? 12। अच्छा जी एक बात, कल से ना हमने सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल अब शुरू कर देने हैं, बस अब चैप्टर 12 की जान छोड़ दें। कल सेल्स टैक्स का पहला न्यूमेरिकल हमने करना है, तो छोटी या बड़ी ईद वाले कपड़े पहन के आइएगा, गर्मियों वाले होंगे लेकिन खैर है। पेज अगर कल घर में किया होता सवाल तो शायद जल्दी मिल जाता, पेज 256। अच्छा मोहतरम, अब मुझे आप बताएं कि ये दो इनकम्स हैं हमारे सिलेबस में, कुछ मैं रिवीजन कराने लगा हूं, आज टाइम खुला बच गया हमारे पास 15 मिनट। दो इनकम्स हैं हमारे सिलेबस में, एक इंटरेस्ट इनकम है और एक डिविडेंड इनकम है। ये दो इनकम्स ना फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम्स हैं। डिविडेंड इनकम तो हमेशा ही फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम है। अगर आपने पाकिस्तान से कमाया है, वेदर और नॉट कि वो प्राइवेट कंपनी ने दिया है, पब्लिक ने दिया है, लिस्टेड ने दिया, अनलिस्टेड ने दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड हमेशा फाइनल टैक्स रिजीम इनकम है अगर पाकिस्तान से कमाया। एक बात मैंने एक दफा आपसे की थी, अगर बाहर के मुल्क से आप डिविडेंड कमा लें तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम में चला जाएगा, वो फाइनल नहीं है। और जो इंटरेस्ट इनकम है हमारी, इंटरेस्ट इनकम के बारे में काफी डिटेल से बात हुई है कई दफा। अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं किसी बैंक में पैसे रखवा के, गवर्नमेंट में, स्कीम में, डिफेंस सेविंग स्कीम में, और 50 लाख से कम इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो आप पे रिलैक्सेशन है। 15% रेट बहुत कम है, फिर आपको रिलैक्सेशन है, आपके लिए 15% रेट है। लेकिन अगर आप 50 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो फिर तो टेबल 1 2 आपकी जान ले लेंगे, फिर आपके लिए नॉर्मल रिजीम है। और अगर आप इनके अलावा किसी से इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं, इन तीन चार के अलावा, तो फिर वो आपकी नॉर्मल रिजीम में गिरेगी, नॉर्मल रिजीम में गिरेगी। ये डिस्कशन है डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम की। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट पेपर में अक्सर कट कटा के मिलते हैं, और मैक्सिमम दो चीजें हैं जो कटी होती हैं। नंबर 1, या तो इन पे टैक्स कटा होता है या इन पे ज़कात कटी होती है। अगर इन पे टैक्स कटा होता है तो इनको हम कहते हैं ये 85% है, क्योंकि लकीली दोनों का रेट 15% है। अगर इन पे टैक्स कटा होता है तो इनको हम कहते हैं ये फिगर्स क्या है, 85% पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर इन पे टैक्स भी कटा होता है, ज़कात भी कटी होती है, तो फिर हम लंबा सा फॉर्मूला बनाते थे, नेट डिविडेंड इज इक्वल टू ग्रॉस डिविडेंड माइनस इन टैक्स डिडक्टेड माइनस ज़कात डिडक्टेड। 2 दफा हमने ये फॉर्मूला क्लास में बनाया था, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। अच्छा, अब इस सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो मैंने जाते जाते आपसे कल ये बात की थी कि सवाल में जो अंग्रेजी है ना उधर बोलना नहीं, डेट इज बिट कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है। कैसे? बिल्कुल 3,40,000 के साथ ना उसने लिख दिया नेट ऑफ टैक्स, किस पे टैक्स कटा हुआ है, तो ये 85% पे पड़ी हुई है। लेकिन आगे एक और बात लिखी जिससे हमारा माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि ये 340 इधर कह रहे हैं नेट है, और आगे जाके कह रहे हैं ये अर्न है, रिसीव्ड नहीं, अर्न। अर्न का लफ्ज आमतौर पे यूज होता है पूरी इनकम के लिए, यानी 100% के लिए। आमतौर पे अर्न का लफ्ज पूरी के लिए यूज होता है। अब ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन मैंने कहा था ये मार्च 2019 के सवाल में ऐसा हुआ था, उसके बाद 2-3 साल हो गए, अभी तक ऐसे पंगा नहीं किया है क्या आपने। तो अब थोड़ी सी पेपर में कंफ्यूजन ज़हन में आ सकती थी कि अगर मैं इसको नेट एज्यूम करता हूं, जैसे कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो फिर ये 85% पे पड़ी है, इसको फिर 100 पे लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नेट एज्यूम नहीं करता और ब्रैकेट के बाद वाली बात पढ़ता हूं, तो बाद वाली बात में ये लिखा हुआ है कि ये तो कमाई वाली फिगर है, एग्जैक्ट कमाई वाली, कट कटा के मिली वाली नहीं, तो फिर मुझे ये 100% लग रही है। तो मैंने कहा था बेहतर है ब्रैकेट वाली बात को ज्यादा वेटेज दे दें, क्योंकि वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई बात है, तो इसलिए इसको रिसीव्ड ही समझ लें, यानी कट कटा के मिली है 85%। क्लियर? अच्छा, अगली बात हमने ये की थी
जो हर सवाल में करते हैं। सबसे पहला काम होता है स्टेप 1, आप इसे निकाल लें, फौरन निकाल लें, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है ये, आप इसे फौरन निकाल दें। निकालना किस अमाउंट से है, उसके लिए मैंने कहा था कुछ नहीं पढ़ना आगे, उसके लिए आपने कुछ नहीं पढ़ना। निकालना एग्जैक्ट उस अमाउंट से है जिस अमाउंट में पड़ी है उस पे। वो कितने पे पड़ी है, 340 पे। तो निकाल दें आप इसको 340 से, जो कल हमने जाते हुए किया था। कल हमने 340 माइनस कर दिया था, क्योंकि हमने हेडिंग कौन सी दी थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो हमने 340 यहां से फौरन निकाल दिया था। अब अगला काम मैंने जाते जाते लिखा था, इसको रिक्लासिफाई करना है, वो मैं आज करा देता हूं। चलें जी, वर्किंग 2 करते हैं आज। वर्किंग 2 हेडिंग बताएं जी, इनकम फ्रॉम, क्योंकि बैंक से है और 50 लाख से कम है, इसलिए फाइनल टैक्स। अब क्या मैं 340 ही इधर डाल दूं, नहीं 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 नहीं। अब मैं, याद रखिएगा, जब भी कभी फेस पे जो फिगर जानी है ना, वो इंटरेस्ट इनकम ग्रॉस जानी है। अब मुझे बता दें ये फिगर है कितनी, 340। पड़ी किस पे है, मैं किस पे लेके जाना चाहता हूं, जवाब 400, नॉट। सो दैट इज ओवर वर्किंग 2 कल वाले सवाल की। जी हाँ, कोई मसला नहीं, मेथड जो कैश था उसमें इजाजत थी, तो क्लोजिंग में चेंज हुआ ना, पिछले साल तो कोई मसला नहीं था उसमें। अब क्लास के बाद पूछ लो, बहरहाल पिछले साल को मसला नहीं था इसमें, पिछले साल मेथड ही कैश था, फिर जिस तरह है उस तरह पड़ी रहने। ओके, अब ये अगला काम क्या करना है, अगला काम आपने ये करना है कि इन सारी फिगर्स को फेस पे ले जाना है। फिर इसको क्या आज मसला है, सारी फिगर्स को फेस पे ले जाना है। फेस पे कैसे ले जाना है, वर्किंग 1 और वर्किंग 2 का डेटा पकड़ लेते हैं और सब फेस पे ले जाते हैं। एक चीज छोटी सी मैं आपको बताऊंगा जो हाई चांस है कि आपने घर में मिस कर दी होगी। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं जी, कल कितनी आई थी, 21, और इंटरेस्ट इनकम 400, 2131 और 400। 400 को इसलिए माइनस करना है कि इस पे रेट 15% है। इसके बाद आ गई मेरी टैक्सेबल इनकम, इसमें मैं चैप्टर 4 में जाके टैक्स लगाऊंगा, लेकिन क्योंकि इस सवाल में इस बंदे की सेल 100 मिलियन से ज्यादा थी, तो इसलिए मुझे मिनिमम टैक्स वाली कैलकुलेशन भी करनी थी। लेकिन वो मैं आपको ऐसे ज़बानी कलामी सिखाना नहीं चाहता, इसके लिए प्रॉपर क्लास के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इसकी सेल 100 मिलियन से ज़्यादा थी, तो इसको मिनिमम टैक्स वाले चक्कर से भी गुजारना था। लेकिन इस डिस्कशन को अभी मैं करना नहीं चाह रहा, इसलिए ये जो अंग्रेजी वगैरह लिखी हुई है इसको इग्नोर कर रहा हूं मैं, और ये जो स्टार वगैरह डला हुआ है इसको भी इग्नोर कर रहा हूं मैं। चैप्टर 4 में आपने नॉर्मल तरीके से टैक्स निकाल लिया 6690। आप बता दीजिए ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 400 पे रेट लगाऊं या 340 पे, 400 पे 15% लगाएं, लेकिन डिविडेंड वाला टैक्स और इंटरेस्ट वाला टैक्स ऐड करके फिर लेस करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका कट चुका है टैक्स, इट इज नेट ऑफ टैक्स, ऑलरेडी टैक्स कट चुका है। दूसरी बात, एक चीज बहुत से लोगों ने भूल ली होगी, वो ये थी कि जो प्लांट के ऊपर आपने इनकम टैक्स दिया था उसे आपने एसेट की कॉस्ट से तो तोड़ के फेंक दिया था, लेकिन मेरे भाई साल के आखिर में इतना टैक्स तो आपको माफ होगा ना। तो ये चीज कितने लोगों ने घर में की थी, 110 माइनस किया था। तो ये आज के बाद ना जरा याद रखिएगा, इनकम टैक्स आपने कोई भी पे कर दिया हो तो वो एंड पे न्यूमेरिकल के क्या करना होता है, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी आपका हुकूमत के पास पहुंच चुका है। नेक्स्ट, नाउ व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल ऑफ पार्टनर, मुझे सारे डेटे में से ढूंढ के बताएं इनकम कौन सी उठानी है जिस पर चैप्टर 4 वाला रेट लगना है। उसमें आप डिविडेंड शिविडेंड इंटरेस्ट एंड सब फर्क करें, एग्जैक्ट इस अमाउंट को उठाना है आपने 21314, और बाकी रेस्ट टोटल टाइप वर्किंग में ले जाना है। जब आप लेके जाएंगे इसको तो ये 21314 इधर आ जाएगा, इसमें से पार्टनर की सैलरियां माइनस हो जाएगी, प्रॉफिट बचेगा 15914, इसको आपने जैन को 1/3 करके दे देना है, और ये शेयर फ्रॉम एओपी आ जाएगा जो ज्यादा वाली और कम वाली इनकम के दरमियान में आके यूज होगा। अगली और आखिरी बात वो ये कि सवाल में डेटा दिया हुआ था आगे जैन का जाती, तो सैलरी का न्यूमेरिकल था, बेसिक सैलरी को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना था। मेडिकल अलाउंस खाली दिया जा रहा है या खाली रीइंबर्समेंट दी जा रही है,
अगर पेपर में खाली रीइंबर्समेंट आ जाए और कुछ ना लिखा हो तो इसको एज्यूम करना है एज पर टर्म्स, तो इसको एज पर टर्म्स एज्यूम करके एग्जाम कर देना था। अगली लाइन आसान बड़ी थी, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन को पढ़ के, ये फिक्रा पढ़ के कंफ्यूज होते हैं। हालांकि इसकी जगह आसान फिक्रा है एम्प्लॉयर ट्रांसफर्ड, एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर की है आपको कार। हमने क्या पढ़ा था, अगर एम्प्लॉयर आपको गाड़ी ट्रांसफर, जागते रहना भाइयों, एम्प्लॉयर आपको गाड़ी ट्रांसफर कर दे, बेच दे, गिफ्ट कर दे, तो वहां बीवी को बीवी होने की वजह से नहीं लेना, आपने ढूंढनी है अमाउंट पेड बाय। तो कितने लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए थे परचेज द कार का लफ्ज पढ़ के। परचेज द कार का लफ्ज कंफ्यूजिंग से था, सवाल नहीं किया मुझे लग रहा थोड़ा। तो ही परचेज द कार, उसने गाड़ी खरीदी है एम्प्लॉयर से, तो इसकी उल्टी बात करके बताएं जो कि सही नतीजे पे पहुंचाए। एम्प्लॉयर ने बेची है, यानी उल्टी बात तो नहीं मैं कहूंगा, मिलती जुलती बात इससे, एम्प्लॉयर ने उसको बेच दिया है। तो जब ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी बेचे तो इस सूरत में रूल क्या होता है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कार माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। को पता नहीं किस जमाने की गाड़ी बेची है, 2.5 लाख रुपए इसकी फेयर वैल्यू है और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर 1,10,000। इन दोनों का डिफरेंस लेके आपने सैलरी में ऐड कर देना था। और सबसे आखिरी बात जो एक दो बच्चों ने क्लास के बाद आके पूछी, वो बात करने से पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछता हूं। ये सेल आ रही है 140,400 की, कभी पेपर में सवाल आ जाए अकाउंटिंग की कि जो मिस्टर ए को सेल की है वो मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया, तो शायद अकाउंटिंग के टीचर आपको इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करवाएं कोई, ठीक है करवानी बनती भी है ताकि पता चले कि इस डेटर से कितने पैसे लेने हैं। लेकिन टैक्स वाले आपको कोई एंट्री नहीं करवाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से सेल तो 140,400 रहेगी। समझ रहे हैं बात को? मैं कहता हूं सेल ऑफ ए इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ बी अकाउंट। इस एडजस्टमेंट को सही करने से सेल पे कोई फर्क पड़ेगा या सेल तो अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड हो गई है, इससे टैक्स की क्लास में कम से कम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह पेपर में एक लाइन आ जाए कि रिपेयर का खर्चा सैलरी के खर्चे में डाल दिया, तो अकाउंटिंग वाले सर तो शायद आपको रिपेयर डेबिट करके सैलरी क्रेडिट करा दें, जाग रहे हैं? तो अकाउंटिंग वाले सर तो शायद ये करा दें, लेकिन मैं आपको क्लास में कहूंगा कुछ भी ना करें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों खर्चा ही है ना। एक खर्चे के बजाय दूसरा खर्चा रिकॉर्ड हो गया तो माइनस तो हो गया, माइनस हो गया तो प्रॉफिट तक पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह की लाइन वो यहां पे लिखी हुई थी, क्या असूली तौर पर आपको एक मजे की बात बताऊं, पिछले सफे पे अगर आप देखें तो खर्चे और इनकम अलग आ रही होती हैं। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है पिछले सफे पे, और ये अदर इनकम है। अदर इनकम में इंटरेस्ट इनकम भी बड़ी हो सकती है, ये एक्सपेंसेस हैं ये इनकम्स हैं। असूली तौर पे एक्सपेंसेस इनकम अलग लगाते हैं नजर, एक्सपेंसेस नेगेटिव साइन के साथ और इनकम, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने सुस्ती की, लेकिन मुझे इसकी टेंशन नहीं थी, मैंने कहा जो मैंने मिटाया मुझे इसकी टेंशन नहीं है, कोई इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं हुआ अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट एक्सपेंस को नेट कर दिया इंटरेस्ट इनकम से, यानी जो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आ रहे हैं वो तो नजर आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम इससे नेट कर दिया। ये कोई ब्लंडर नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस से खर्चा है, इंटरेस्ट इनकम एक खुशी है, तो खर्चे को खुशी में नेट ही किया जाता है। तो अकाउंटेंट इतना वेला नहीं होगा कि अलग लाइन बनाए, सफा खत्म हो रहा होगा, कोई वजह होगी, अकाउंटेंट ने कहा नई लाइन बनाने की जरूरत नहीं, छोड़ो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक बात कि ये अपने अंदर इनकम की नेचर रखे हुए है, तो इंटरेस्ट इनकम बिजनेस की नहीं है। तो अगला काम जो करना है वो मैंने करके दिखा दिया है, इसको वर्किंग 1 में बाहर निकाल दें और फिर वर्किंग 2 में जाके री क्लासिफाई कर दें। क्लियर? आज अब होमवर्क में कौन सा सवाल करके आएंगे, ये वाला सवाल करें, फिर कल स्टेटिस्टिक्स के सवाल शुरू करते हैं।